हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। दोस्तों, आज हम सुनेंगे कहानी शेर का चारा, जिसे लिखा है श्री नारायण गंगोपाध्याय जी ने। अच्छा, इससे पहले कि हम कहानी की ओर आगे बढ़ें, मैं आशा करती हूँ कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी शेर का चारा। आज सुबह मुझे एक पार्सल मिला। खोलने पर देखा कि किसी ने एक जोड़ी जूतों की भेजी है। मैं सोच विचार कर इस निर्णय पर पहुंचा कि यह मेरे किसी शत्रु का काम नहीं हो सकता, और न किसी ने पुराने फटे टूटे जूते भेजकर मजाक ही किया है। कारण पार्सल से आई हुई जूतियां बाघ के चमड़े की थीं और तदुपरांत बिल्कुल नई थी। लेकिन इन जूतियों को किसने भेजा है, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैं यही सोच रहा था कि इस आकस्मिक घटना पर मुझे आश्चर्य होना चाहिए अथवा नहीं, कि इसी समय एक नीले रंग का कार्ड पार्सल के डब्बे में दिखाई पड़ा। उस पर अंग्रेजी में लिखा था, विद कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ राजा बहादुर N.R. चौधरी, रामगंगा स्टेट। यह देखते ही मुझे पहले का पूरा ब्यौरा याद आ गया। साथ ही 8 महीने पहले ही एक शिकार की कहानी भी याद आ गई। राज बहादुर से मेरा परिचय कैसे हुआ, यह बात आज मुझे स्पष्ट याद नहीं है। फिर भी जहां तक ख्याल है, मेरा सहपाठी उनकी स्टेट में नौकरी करता था। उसी के साथ मैं एक बार राजा बहादुर के जन्मदिन पर गया था, और उपलक्ष्य में मैंने उन पर एक कविता पढ़ी थी। इस काव्य चर्चा का फल लाभ भी हाथों हाथ मिल गया। सुना है अकबर के सभासद अब्दुल रहीम खान खाना के कवि गंग की 4 लाइन की एक कविता पर मुग्ध होकर उन्हें 4 लाख रुपए इनाम दिए थे। मैंने देखा राजा बहादुर ने भी उसी तरह की नवाबी तबीयत का परिचय दे डाला। मेरे जैसे साधारण व्यक्ति पर राज दृष्टि पड़ी, और एक दिन मुझे उन्होंने चाय पर बुलाया। इस तरह जब सामान्य परिचय हो गया, तो एक साधारण उपलक्ष्य पर राजा बहादुर ने एक सोने की घड़ी उपहार में दे दी। उसी दिन से मैं राजा बहादुर का बहुत सम्मान करता हूँ। इसलिए जब 8 महीने पहले उन्होंने एक बार मुझे अपनी शिकार यात्रा में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा, तो मैं कलकत्ते से अपने सारे काम छोड़कर चलने को तैयार हो गया। इसके अलावा शिकार के बारे में मेरी अपनी कोई स्पष्ट धारणा नहीं थी, इसलिए उस रोमांच का प्रलोभन भी नहीं छोड़ सका। जंगल के भीतर से छोटी लाइन की रेलगाड़ी पर चढ़कर एक छोटे से स्टेशन पर उतर पड़ा। साथ ही सुनहला तमगा और आकर्षक पोशाक पहने हुए अर्दली ने आकर सलाम किया और बोला, चलिए हुजूर। स्टेशन के बाहर आकर देखा, कच्ची सड़क पर एक विशाल मोटर खड़ी है। इस मोटर का पूरा नाम रोल्स रॉयस और संक्षेप में राज है। इसमें बैठने पर ऐसा महसूस हुआ कि हवा पर बैठा हूँ। सीट पर बहुमूल्य मखमल लगा हुआ था। पीछे सहारा लेकर बैठने में संकोच होता था कि कहीं सिर पर लगा हुआ सस्ते दामों का नारियल का तेल मखमल पर ना लग जाए। ऐसी मोटर में बैठकर मन में भावना जगती है कि सारी दुनिया इसके पहियों में पड़कर चकनाचूर हो जाए। मैं यहाँ सुख और आराम की नींद लेता रहूं। कच्ची सड़क पर मोटर दौड़ने लगी। मैं जंगल के दोनों ओर का सौंदर्य देख रहा था। बीच बीच में डर भी लगता था कि ऐसे घने जंगल में शेर तो जरूर होंगे। कहीं रास्ते में मोटर खराब हो जाए और कोई जंगली जानवर आक्रमण करे, तो आत्मरक्षा के लिए जेब में फाउंटेन पेन के अलावा कोई भी दूसरा अस्त्र साथ में नहीं है। सहसा ड्राइवर ने ब्रेक कस दी। मैंने प्राय भय से चीख कर कहा, शेर है क्या? अर्दली ने मुस्कुराकर कहा,
नहीं हुजूर, हम पहुंच गए हैं। अच्छी तरह देखने पर संदेह चला गया। हम पहुंच ही गए हैं। रास्ते के बाईं ओर थोड़ी सी दूरी पर एक काठ का बंगला जैसा था। इस घने जंगल में ऐसा मकान मुझे आकस्मिक और अप्रत्याशित जान पड़ा। मोटर की आवाज को सुनकर बंगले के भीतर से 2-3 नौकर व्यस्त भाव से बाहर निकल आए। अब तक देखा नहीं था कि बंगले के सामने एक चौड़ी खाई बनाई हुई है। नौकरों ने ढकेल कर एक बड़ा सा काठ का तख्ता उस पर फैला दिया। उसी पर से चलकर मोटर राजा बहादुर N.R. चौधरी के हंटिंग बंगले के सामने खड़ी हो गई। राजा बहादुर स्वयं मेरी अभ्यर्थना के लिए खड़े हुए थे। दृष्टि विनिमय होते ही बोले, आइए आइए, आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। अभी तक मैंने आपके लिए चाय भी नहीं पी है। श्रद्धा और विनय से मेरा सिर झुक गया। कंठ से वाणी नहीं निकली, केवल बेवकूफ की तरह कृतार्थ की हंसी हंसकर रह गया। राजा बहादुर ने कहा, इतना कष्ट उठाकर आप आएंगे यह मैंने नहीं सोचा था। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। चलिए ऊपर चलें। ऐसे गुण ना हो तो कोई राजा हो सकता है? इसे ही तो कहते हैं राजोचित विनय। राजा बहादुर ने कहा, पहले स्नान करके रिफ्रेश्ड हो लीजिए। टी इज गेटिंग रेडी। बॉय, साहब को गुसलखाने में ले जाओ। बॉय मुझे गुसलखाने की ओर ले गया। मुझे इस बात पर आश्चर्य हो रहा था कि इस जंगल में इतना राजकीय बंदोबस्त कैसे संभव हुआ। इतने सुंदर बाथरूम में मैंने पहले कभी स्नान नहीं किया था। ब्रैकेट पर 3-4 नए तौलिए पड़े थे। 3 मूल्यवान सोप केसों में 3 प्रकार के नए साबुन, छोटी सी एक अलमारी में विभिन्न आकार की सुगंधित तेल की शीशियां भरी हुई थी। काफी बड़ा बाथ टब और ऊपर नल का झरना। नीचे ट्यूबवेल से यहाँ पानी चढ़ाकर यह धारा स्नान की व्यवस्था की गई है। स्नान पूरा हो गया। ब्रैकेट पर महीन धोती, रेशमी लुंगी और अद्धी का पजामा टंगा हुआ था। मूल्य की दृष्टि से पाजामा ही सस्ता लगा, इसलिए उसे ही पहन लिया। स्नान घर के बाहर बॉय खड़ा था। वह मुझे ड्रेसिंग रूम में ले गया। वहां की संपूर्ण दीवारें आईने से मढ़ी हुई थी। एक बड़ी सी टेबल पर विभिन्न प्रकार की प्रसाधन सामग्रियां पड़ी हुई थी। ड्रेसिंग रूम से निकलते ही राजा साहब ने बुलवा भेजा। लाउंज में पहुंचकर देखा, राजा साहब एक कुर्सी पर चित लेटे हुए मैनिला चुरुट पी रहे हैं। मुझे देखकर बोले, आइए, चाय तैयार है। चाय का वर्णन ना करना ही अच्छा है। चाय, कॉफी, कोको, ओवल्टीन, रोटी, मक्खन, पनीर, गोश्त, केले से लेकर पीच तक 10 प्रकार के फल। भूख लगी हुई थी, इसलिए जो सामने आया गौग्रास की तरह पेट में रखता गया। राजा साहब कभी रोटी का एक टुकड़ा मुंह में रखते, कभी कोई फल, अर्थात उन्होंने खाया कुछ नहीं, केवल एक एक करके 3 प्याले चाय के खाली कर दिए। फिर बोले, अब जरा बाहर की ओर देखिए। मैंने उनके निर्देशानुसार देखा। प्रकृति का ऐसा मनोहर रूप अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। खिड़की के नीचे की जमीन बराबर ढालवी थी और नीचे से राजा बहादुर का बंगला 300-400 फुट ऊंचा था। इसलिए पूरा मकान मानो विशाल शून्य में झूल रहा था। नीचे का घना जंगल और पहाड़ी नदी की नीली रेखा दिखाई पड़ रही थी। जितनी दूर दृष्टि प्रसारित की, केवल घना जंगल और उसके सीमांत में पर्वतों का पहरा दिखाई दिया। मेरे मुंह से अनायास निकल गया, सुंदर। राजा साहब बोले, राइट, आप लोग कवि हैं, आप लोगों को तो अच्छा लगेगा ही। मेरी भी कभी कभी कविता लिखने की इच्छा हो जाती है, लेकिन नीचे का यह जो जंगल देख रहे हैं, यह तराई अंचल के भयंकर स्थानों में से एक है। यहाँ पर प्रागैतिहासिक हिंसा का अब भी नंगा नाच होता है। मैंने
भय से उस जंगल की ओर देखा, भयंकर स्थानों में से एक। लेकिन डरने जैसी तो कोई बात दिखाई नहीं पड़ी। 400 फुट नीचे के उस जंगल को छोटी-छोटी जंगली झाड़ियों के कुंज जैसा पाया। उसी में नदी की रेखा उज्जवल दिखाई दे रही थी। प्रकृति की हरियाली बड़ी भली लग रही थी। पहाड़ों को मानो गहरे नीले रंग से पोत दिया गया हो। मैंने पूछा, क्या कहीं शिकार कीजिएगा? राजा साहब बोले, पागल हुए हैं? वहां जाएंगे कैसे? देख रहे हैं ना पीछे 400 फुट ऊंचा पहाड़। आज तक वहां किसी भी शिकारी की बंदूक नहीं पहुंची है। लेकिन शिकार न सही, कभी-कभी मैं वहां से मछली पकड़ता हूँ। मैंने कहा, मछली पकड़ते हैं? मैंने विस्मय से पूछा, उस नदी से? राजा साहब बोले, सब धीरे-धीरे मालूम हो जाएगा। राजा बहादुर ने रहस्यजनक भाव से कहा, अभी तो शिकार का ही आयोजन होगा। कुछ ना मिलने पर मछली पकड़ेंगे, लेकिन अच्छा चारा ना होने पर मछली पकड़ने में मुझे आनंद नहीं आता और उसमें खतरा बहुत है। मैंने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। राजा बहादुर ने कोई जवाब नहीं दिया, केवल हंसे। इसके बाद बोले, आप बंदूक चलाना जानते हैं? मैं समझ गया वे इस प्रसंग को बदलना चाहते हैं। मैंने भी उसी समय जीभ को संयम कर लिया। उस बारे में और किसी प्रकार का कुतूहल व्यक्त करना शोभनीय नहीं लगा। राजा साहब ने अपने प्रश्न को दोहराया, आप राइफल चलाना जानते हैं? मैंने कहा, बचपन में एयर गन चलाई थी। राजा बहादुर हंस पड़े, फिर बोले, यह तो होगा ही। आप कवि हैं, ऐसे अस्त्र शस्त्र आप लोगों को शोभा नहीं देते। मैंने 12 वर्ष की उम्र से ही राइफल चलाना सीखा था। राजा बहादुर एकाएक खड़े हो गए और एक ओर चलने लगे। उनके पीछे मैं भी गया और देखा, यह केवल लाउंज ही नहीं है, एक नेचुरल म्यूजियम और अस्त्रागार भी है। भोजन की टेबल पर व्यस्त था, इसलिए अब तक इस ओर दृष्टि नहीं पड़ी थी। चारों ओर विभिन्न प्रकार के अस्त्र टंगे हुए थे। एक कोने में 4 राइफल एक साथ पड़ी हुई थी। एक खूंटी से 2 रिवॉल्वर झूल रहे थे। उनके पास एक शेफिल्ड की नंगी तलवार और मोटे चमड़ों की बेल्ट में राइफल और रिवॉल्वरों के कारतूस सजे हुए थे। एक और जरीदार म्यानों में 3-4 नेपाली भुजाली भी दिखाई पड़ी। दीवारों पर हिरण का मुंह, भालू का सिर और नाना प्रकार के चमड़े, कोई शेर का, कोई सांप का, कोई हिरण का, इधर-उधर सजाकर रखे हुए थे। एक टेबल पर विशाल हाथी का एक सिर रखा हुआ था। मैं समझ गया, यह सब राजा साहब की कीर्ति के निदर्शन हैं। मैं यह सब देख रहा था कि राजा बहादुर ने सहसा कहा, चलिए, लेट अस हैव सम एनर्जी। सुबह का भारी नाश्ता अब भी हजम नहीं हुआ था, लेकिन मैं कुछ कहूं इसके पहले ही राजा बहादुर ने कदम बढ़ा दिए, इसलिए मुझे भी उनका अनुसरण करना पड़ा। बाहर दीर्घा पर बैंत की कुर्सियां और मेज लगी हुई थी। यहाँ आने के बाद से विचित्र तरह के आसन पर बैठते रहने के कारण मैं कुछ नर्वस सा हो गया था। अब परिचित बैंत की कुर्सी पर बैठकर थोड़ी सी सहज और परिचित अंतरंगता का आभास हुआ। लेकिन यहाँ बैठते ही राजा बहादुर की एनर्जी का तात्पर्य समझ में आ गया। बॉय तैयार ही खड़ा था। ट्रे में झाग से उबलता हुआ एक गिलास ले आया। चारों ओर शराब की मीठी उग्र गंध फैल गई। स्मित हास्य से राजा साहब ने पूछा, पीजिएगा? मैंने विनय से कहा, जी नहीं। राजा साहब बोले, तो बियर मंगवा दूं? वह तो औरतों की शराब है, नशा नहीं होगा। मैंने कहा, नहीं, रहने दीजिए, कभी पिया नहीं है। राजा साहब के होंठों पर अनुकंपा की हंसी फैल गई। राजा साहब बोले, मैंने 14 वर्ष की उम्र से ही ड्रिंक शुरू किया था। राजा महाराजाओं के सब काम अलौकिक होते हैं, अतः चुप रहा।
बॉय बराबर ट्रे घुमाता रहा। राजा साहब की दृष्टि क्रमशः अस्वस्थ होती गई। फिर अचानक उन्होंने पूछा, अच्छा, बता सकते हैं आप राजा क्यों नहीं हैं? ऐसा प्रश्न पूछा जाने पर बेवकूफ की तरह दंत पंक्ति प्रदर्शन के अलावा और क्या किया जा सकता है? मैंने भी वही किया। राजा साहब बोले, नहीं बता सके ना? मैंने कहा, जी नहीं। राजा साहब बोले, आप आदमी मार सकते हैं क्या? यह कैसा प्रश्न? मैं आतंकित हो उठा और कहा, नहीं। राजा बहादुर उठकर अपने कमरे की ओर जाते जाते कह गए, आई पिटी यू। मैं समझ गया कि नशा बहुत चढ़ गया है। मैंने अधिक बातें नहीं की, वहीं चुपचाप बैठा रहा। थोड़ी देर बाद कमरे से खर्राटे भरने की आवाज सुनाई पड़ी। मैंने जाकर देखा, लाउंज में अपनी कुर्सी पर मुंह खोले राजा बहादुर सो रहे हैं और उनके मुंह के पास कुछ मक्खियां भनभना रही हैं। उसी रात में शिकार की मेरी पहली अभिज्ञता हुई। जंगल में हम मोटर के भीतर बैठे थे। मोटर की हेडलाइट की तीव्र रोशनी सामने के संकीर्ण पथ पर और आसपास के पेड़ों पर पड़ रही थी। उस आलोक रेखा के बाहर का अवशिष्ट जंगल मानो प्रेतपुरी का स्थान है। ऐसा लगता था कि रात्रि के अंधकार में आदिम हिंसा चारों ओर जाग उठी है और उसका मुझे अपनी स्नायुओं द्वारा अनुभव हो रहा था। यहाँ हाथियों का दल पहाड़ों में घूम रहा है। किसी झुरमुट के नीचे अजगर कुंडली बना रहा है। आसन्न विपद की संभावना से शायद हिरण उत्कर्ण है और किसी खाई में शायद किसी शेर की आंखें जल रही हैं। काली रात में मानो प्रारंभिक आरण्यक जीवन ही जाग उठा है। रोमांचित और भीत होकर मैं मोटर में चुप बैठा था। राजा बहादुर राइफल की काली नली को इंजन के पास से निकाले शिकारी बाघ की तरह बाहर देख रहे थे, लेकिन जंगल मानो आज संपूर्ण रूप से विश्राम ले रहा था। आज रात को सारे जानवर मानो क्लांत होकर खाई में, गुफा में, झुरमुट में जहां तहां छिप गए हैं। राजा बहादुर की कलाई में बंधी हुई रेडियम घड़ी की सुई घूमती घूमती 1:30 पर पहुंच गई। राजा साहब बोले, ना, आज की रात वृथा ही गई। राजा साहब के कंठ स्वर में पृथ्वी की सारी विरक्ति मानो फूट पड़ी। बोले, डैम इट लव। सीट के पास से फ्लास्क उठाकर गले में उड़ेल लिया। विस्की की तीव्र गंध चारों ओर फैल गई। थैंक्स गॉड। राजा साहब सहसा संयत होकर बैठ गए। विद्युत गति से ट्रिगर पर उनका हाथ जम गया। बोले, शिकार आ गया है। मैंने भी देखा। थोड़ी दूर पर मोटर की हेडलाइट की ओर एक जानवर स्थिर देख रहा था। वह इतनी तेज रोशनी की ओर बिल्कुल ज्ञान शून्य की तरह देख रहा था। दिए की तरह उसकी आंखें टिमटिमा रही थी। ड्राइवर ने कहा, तेंदुआ। डैम। राजा साहब ने राइफल पर से हाथ हटा लिया। फिर उत्तेजित होकर बोले, आज छछूंदर ही मारूंगा। दूसरे क्षण राइफल गरज उठी। बारूद की गंध से मेरी नाक फटने लगी, लेकिन राजा बहादुर का लक्ष्य बिल्कुल अभ्यर्थ निकला। ड्राइवर ने पूछा, जानवर को उठा लाऊं हुजूर? विरक्त स्वर में राजा साहब ने कहा, क्या होगा? मोटर घुमाओ। रेडियम डायल की नीली रोशनी में 3 बज गए थे। मोटर हंटिंग बंगले की ओर दौड़ रही थी। एक मैनिला चुरुट मुंह में भरते हुए राजा बहादुर ने कहा, डैम। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह थी कि जंगल ने हमसे रसिका शुरू कर दी और 3 रात जंगल में भटकने के बाद जो प्राप्ति हुई वह है भयंकर मच्छरों का दंशन। जंगल में हिंस्र जंतुओं के दर्शन नहीं हुए, लेकिन यहाँ के मच्छरों को पहचान गया।
ऐसे असाधारण मच्छर भी पृथ्वी पर रह सकते हैं, यह मुझे मालूम नहीं था। इधर राजा बहादुर मुंह में मैनिला चुरुट दबाए कमरे में अशांत भाव से चहलकदमी करते रहते थे। उनके चेहरे पर एक दबा हुआ आक्रोश और होंठों पर कठिन निष्ठुरता स्पष्ट झांक जाती थी। वे सहसा कभी एक राइफल को उठाकर रख देते, तो कभी नेपाली भुजाली की धार परीक्षा करते, या कभी चुपचाप खड़े बाहर की ओर देखते रहते। आज 3 दिन से कोई भी उल्लेखनीय शिकार न मिलने पर क्षोभ से यदाकदा उनके दांत किटकिटा उठते थे। इसके बाद ही निकल जाते एनर्जी लेने के लिए। बाहर बरामदे से पुकारते, बॉय पैग। लेकिन दूसरे के पैसों पर राजभोग और राजोचित विलास में अधिक दिन रहना मेरे लिए संभव नहीं था। राजा बहादुर का अनुग्रह मेरे लिए एक बहुमूल्य धरोहर थी। फिर भी कलकत्ता में मेरा अपना परिवार था और उसके प्रति भी मेरा एक कर्तव्य बोध था। इसलिए चौथे दिन सुबह मुझे राजा साहब से निवेदन करना ही पड़ा। मैंने कहा, अब मुझे इजाजत दीजिए। राजा बहादुर सिर्फ चौथा पैग ही पी रहे थे। उसी तरह की अस्वस्थ और रक्ताब दृष्टि से मेरी ओर देखते हुए बोले, आप जाना चाहते हैं? मैंने कहा, जी हाँ, कुछ काम काज है। तो बोले, लेकिन अपना शिकार तो अभी आपको दिखा नहीं पाया हूँ। मैंने कहा, वह फिर किसी दिन होगा। दबे हुए होंठों से उन्होंने गुर्राने जैसी आवाज की। बोले, आप सोच रहे हैं मेरी ये राइफलें, दीवारों पर शिकारों के नमूने सब फॉल्स हैं? मैंने स्तंभित होकर कहा, नहीं नहीं, ऐसी बात क्यों सोचूंगा? शिकार थोड़ा अदृष्ट का मामला भी तो है। राजा साहब बोले, लेकिन अदृष्ट को भी बदला जा सकता है। राजा साहब उठकर खड़े हो गए, कहा, मेरे साथ आइए। राजा बहादुर मुझे हंटिंग बंगले के पिछवाड़े में ले गए। ठीक वही स्थान जिसके 400 फुट नीचे तराई अंचल का अत्यंत हिंस्र जंगल विस्तीर्ण था। यहाँ आते ही मुझे और एक नई चीज दिखलाई पड़ी। देखा, 15-16 हाथ लंबा काठ की रेलिंग का बना हुआ एक छोटा सा पुल उस सीमाहीन शून्य में झूल रहा है। उसी के अंतिम छोर पर 2 बड़े काठ के पहिए कुएं पर ही घिरनी जैसे लगाए हुए थे। उसी के साथ हुक में पहनाई हुई 2 जोड़ी बड़ी रस्सी भी रखी हुई थी, लेकिन उनको देखकर भी मेरी समझ में कुछ नहीं आया। राजा साहब ने कहा, आइए। राजा बहादुर उस झूलते हुए पुल के ऊपर जाकर खड़े हो गए। मैं भी उनके पीछे पीछे गया। एक विचित्र तरह की व्यवस्था थी। बिल्कुल पुल के नीचे वही पहाड़ी नदी की रेखा, उसके दोनों किनारे जंगल ही जंगल। नीचे की ओर देखते ही मेरा सिर घूमने लगा। राजा बहादुर ने पूछा, जानते हैं यह सब क्या है? मैंने कहा, नहीं। वे बोले, मेरे मछली पकड़ने का इंतजाम। यह काम बहुत छिपाकर करना पड़ता है। इसमें बहुत से खतरे हैं, लेकिन है बिल्कुल अचूक। मैंने कहा, मेरी समझ में ठीक नहीं आ रहा है। राजा साहब बोले, आज रात को सब आ जाएगा। शिकार दिखाने के लिए ही तो आपको बुलाया है। एक नया शिकार आपको दिखाऊंगा, लेकिन यह बात कभी किसी से नहीं कह सकेंगे। कुछ ना समझकर मैंने कहा, अच्छा। राजा साहब बोले, तो आज की रात भर और रहिए। कल सुबह ही आपकी गाड़ी की व्यवस्था कर दूंगा। राजा बहादुर हंटिंग बंगले की ओर जाते जाते बोले, वैसे भी कल सुबह के बाद आपका यहाँ रहना नहीं हो सकता। एक काठ का पुल और 2 गडारी जैसी चीजें, मछली पकड़ने की व्यवस्था, किसी से कहीं नहीं जा सकती और कल सुबह ही चला जाना होगा। सब मिलाकर रहस्य का खास महल जैसा हो गया। मुझे सब जाने कैसा विक्षिप्त सा लगने लगा। लेकिन राजा बहादुर से
इस बारे में प्रश्न पूछने का साहस भी नहीं हुआ। मुझे ऐसा करना अनधिकार चर्चा लगी। बंगले के सामने 3-4 गंदे बच्चे खेल रहे थे। ये लोग यहाँ के हिंदुस्तानी दरबान की लावारिस संपत्ति हैं। उसे राजा बहादुर ने आज सुबह ही शहर भेज दिया है। कुछ आवश्यक सामान खरीद कर वह कल लौटेगा। उसके ये मात्रहीन बच्चे दिन भर बंगले के सामने खेलते कूदते रहते हैं। राजा साहब का इनके प्रति विशेष अनुग्रह रहता है। दुतल्ले की खिड़की से कभी रोटी का टुकड़ा, बिस्कुट और कभी पैसे फेंक दिया करते हैं। ये लोग कुत्ते की तरह उन पर टूट पड़ते हैं और राजा साहब देखकर मुस्कुराते हैं। आज भी बच्चों ने राजा बहादुर को देखते ही उन्हें घेर लिया और बार-बार चिल्लाने लगे, सलाम हुजूर। राजा बहादुर ने जेब में से कुछ पैसे निकालकर उनकी ओर फेंक दिए। वे जंगली पशुओं की तरह वहां लौटने लगे। मुझे ये बच्चे बड़े भले लगे। 2 वर्ष से 8 वर्ष की उम्र तक के हैं। आरण्यक जगत में विचरण करके सतेज और जीवंत, प्रकृति के भीतर से मानो प्राण अपहरण करके पल रहे हैं। संध्या के समय डिनर की टेबल पर मैंने राजा बहादुर से पूछा, आज रात को ही मछली पकड़ने की बात है ना? राजा बहादुर ने मेरी ओर ईषत् वक्र दृष्टि से देखा। वे दिन भर अत्यधिक शराब और चुरुट पीते रहे हैं। ठीक से बातचीत भी नहीं की है। मुझे लगा उनके हृदय में कुछ उथल-पुथल हो रही है। राजा साहब ने संक्षेप में कहा, मैंने संकोच से पूछा, कब पकड़ेंगे? मुंह से मैनीला चुरुट का धुआं छोड़ते हुए बोले, वक्त होने पर आपको बुला लूंगा। अब आप जाकर सो जाइए। कुछ घंटे आप आराम से नींद ले सकते हैं। उनका अंतिम वाक्य बिल्कुल आदेश जैसा सुनाई पड़ा। मैं समझ गया कि आज मैं उनसे अधिक बातें करूं, यह वे नहीं चाहते हैं। जल्दी सोने के लिए कहना अतिथि परायण गृहस्थ का अनुनय नहीं है, राजा का निर्देश है और उस निर्देश का अविलंब पालन करना ही ठीक है। लेकिन नरम जाजिम बिछे हुए बिछौने में भी लेटकर नींद नहीं आई। मस्तिष्क में बहुत सी असंलग्न चिंताएं चक्कर काटने लगी। मछली पकड़ना, काठ का पुल, गडारी, अति गोपनीय, सब रहस्यपूर्ण लगी। फिर इधर-उधर करवटें लेता हुआ कब सो गया, पता ही नहीं चला। मुंह पर तीव्र आलोकपात होते ही झटपट उठकर बैठ गया। रात के कितने बजे होंगे, यह पता नहीं चला। आरण्यक परिवेश निर्जनता में अभिभूत जैसा लग रहा था। बाहर केवल जुगनुओं की तीव्र ऐक्य तान सुनाई पड़ रही थी। मेरे शरीर पर बर्फ जैसे शीतल हाथ का स्पर्श हुआ। उस स्पर्श से मेरा रोम रोम सिहर उठा। राजा बहादुर ने कहा, वक्त हो गया, चलिए। मैं जाने क्या कहने वाला था। होठों पर उंगली रखकर राजा साहब ने कहा, बात मत कीजिए, आइए। एक गंभीर रात में ऐसा निःशब्द आवाहन सब मिलाकर मानो किसी रोमांचकारी उपन्यास की पृष्ठभूमि बन गई। जाने कैसी उलझन और एक अनिश्चित भय से मेरा शरीर कंटंकित हो उठा। फिर भी मंत्रमुग्ध की तरह मैं राजा बहादुर के पीछे पीछे चलने लगा। बैटरी की रोशनी से रास्ता दिखाते हुए राजा बहादुर मुझे उसी झूलते हुए पुल के पास ले गए। वहां पहुंचकर देखा, उसी पर शिकार का आयोजन किया हुआ था। 2 कुर्सियां रखी हुई थीं और उनके बगल में 2 भरी हुई बंदूकें पड़ी थी। 2 नौकर गडारी का पहिया घुमाकर कोई वस्तु नीचे उतार रहे थे। एक क्षण के लिए राजा बहादुर ने अपनी 9 बैटरी की टॉर्च को जलाकर उसकी रोशनी नीचे की ओर फेंकी। नीचे की ओर करीब 250 फुट पर एक सफेद पोटली जैसी कोई वस्तु द्रुत उतरती दिखाई पड़ी। मैंने पूछा,
वह क्या है राजा बहादुर? वे बोले, मछली का चारा। मैंने कहा, लेकिन मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। राजा साहब बोले, थोड़ी देर बाद में आएगा, अभी चुप रहिए। इस बार उनका स्पष्ट रूप से धमकी देने जैसा लगा। मुंह से विस्की की विकट गंध निकल रही थी। साहब अपने आपे में नहीं थे और मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा था कि मामला क्या है। एक दुर्बोध्य नाटक का मैं केवल नीरव दर्शक मात्र था और उसी तरह राजा साहब की बगल वाली कुर्सी पर बैठा रहा। आकाश में घनी तमसा को भेद कर छोटा सा चांद निकला। उसकी अस्पष्ट चांदनी नीचे नदी के किनारे के पत्थरों पर पड़ने लगी। अब नीचे का दृश्य अत्यंत अस्पष्ट रूप से दिख रहा था। मुझे लगा गडारी के साथ बंधी हुई वस्तु नदी के किनारे पड़ी थोड़ी-थोड़ी हिल रही है। राजा बहादुर एक हाथ से बंदूक संभाले हुए थे, दूसरे से टॉर्च की रोशनी कभी-कभी नीचे पोटली जैसी वस्तु पर फेंकते थे। चकित रोशनी में ऐसा लगता था कि नीचे की पोटली जीवंत हो उठी है, लेकिन उसमें क्या है, यह मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। फिर वही स्तब्धता और प्रतीक्षा। सेकंड, मिनट और घंटे उलझते गए। राजा साहब की टॉर्च बार-बार जलकर बुझ जाती थी। रेडियम लगी घड़ी का डायल घूम रहा था। क्रमशः ऐसा लगा कि मैं सम्मोहित हो गया था और मुझे नींद आने लगी थी। इसके बाद अति निकट से विकट शब्द करती हुई बंदूक गरज उठी। 400 फुट नीचे से आता हुआ व्याघ्र गर्जन भी स्पष्ट सुनाई पड़ा। मैं उस भयंकर स्थिति में कुर्सी सहित ही कांपने लगा। टॉर्च की रोशनी नदी किनारे के पत्थरों पर पड़ी। मैंने स्पष्ट देखा, एक विशाल बाघ उस पोटली पर अपना एक पैर रखे पड़ा है। उसकी पूंछ सांप की तरह बार-बार घूम रही थी। ऊपर से इंद्र के वज्र की तरह उसके सिर को भेद कर बंदूक की गोली निकल गई थी। उसने इतने ऊपर से इस प्रकार की दुर्निवार मृत्यु की आशंका नहीं की थी। राजा बहादुर ने उल्लासपूर्वक कहा, फतेह! अब मछली पकड़ने का मामला समझ में आया। मैंने भी उत्साह से कहा, मछली तो पकड़ ली, अब उसे जमीन पर कैसे लाएंगे? राजा साहब बोले, उसी गडारी से, इसीलिए तो उसे लगाया है। यह घटना जैसी विचित्र लगी वैसी ही उपभोग्य भी। मैं राजा बहादुर को अभिनंदित करना चाहता ही था कि ऐसे समय किसी शिशु का क्रंदन स्पष्ट सुनाई पड़ा। क्षीण स्वर लेकिन निश्चित। वह कैसा शब्द है? 400 फुट नीचे से ही क्रंदन का शब्द आ रहा था, इसमें कोई संदेह नहीं रहा। मुंह पर बंधा हुआ कपड़ा खुल गया था, लेकिन बड़ी देर से। मेरा खून ठंडा होने लगा, रोंगटे खड़े हो गए। मैं पागल की तरह चिल्ला उठा, यह कैसा चारा है आपका? किससे आपने मछली पकड़ी? चुप! राजा साहब ने पिस्तौल की काली नली मेरी छाती से लगा दी। इसके बाद मेरे चारों ओर की जमीन, आसमान सब घूमने लगे। राजा बहादुर यदि मुझे अच्छी तरह नहीं पकड़ते तो मैं शायद उस दिन 400 फुट नीचे ही गिर जाता। दरबान का एक लावारिस बच्चा यदि जंगल में खो जाता है तो इसमें कोई अस्वाभाविक बात नहीं है, इसमें किसी का कोई नुकसान भी नहीं है। लेकिन राजा साहब ने उस दिन एक प्रकांड रॉयल बंगाल मारा था, लोगों को दिखाने लायक शिकार। इस घटना के 8 महीने बाद आज ये आकर्षक जूते उपहार में आए हैं। 8 महीने पहले की वह रात स्वप्न की तरह ही रहे तो अच्छा है, लेकिन ये जूते बड़े अच्छे हैं। मैंने पहनकर और चलकर देखा है, बड़े ही मुलायम और सुंदर हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी?
कृपया कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।